it replaces all the macros, all the भी आपने hash include करके file inclusion, then conditional you have used by using if, else, and if, right, and close by this elif, right, तो वो आप सब जो है वो आपका जो है इसमें आपका पुट हो जाएगा, राइट, बाय यूजिंग दिस प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट जो आपका होता है वो आपका आता है एक्सपेंडेड सोर्स कोड, राइट, देन कंपाइलर विल कंपाइल दैट एक्सपेंडेड सोर्स कोड एंड विल चेंज इनटू दिस असेंबली सोर्स कोड, देन असेंबलर विल एक्ट ऑन दैट इफ नीड, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, राइट, ऑप्शनल है ये आपका, राइट, उसके बाद असेंबलर वर्क करेगा और उसके बाद इट विल चेंज इनटू दिस ऑब्जेक्ट कोड, फिर उसके बाद आपका लिंकर काम करेगा एंड देन इट विल चेंज इट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड, राइट, और इसमें भी आपका क्या होगा, लिंकर एक्चुअली इट कंबाइंस एवरीथिंग, राइट, लिंक करता है जितनी भी आपकी हेडर फाइल्स वगैरह सब कुछ होती हैं, एंड देन लास्ट में आपका जो है लोडर काम करेगा, ठीक है, और आपका क्या होएगा, ये एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाएगा विच इज लोडेड इन सीपीयू एंड देन just got executed, right, इस टाइप से आपका ये चलता है। तो आपका क्या होता है कि मेमोरी में there are 4 regions जहाँ पे आपका ये compiled program का जो डेटा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेव होती हैं, राइट, वन इज, एक मिनट, so one is first region क्या होता है, this is the memory region which holds the executable code of the program, right, सेकेंड रीजन जो होता है, इन दिस मेमोरी रीजन ग्लोबल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड, जो भी आपने ग्लोबली डिक्लेयर कर रखे होते हैं वेरिएबल्स और द फंक्शंस वो सारे यहाँ स्टोर होते हैं। थर्ड रीजन जो होता है दैट इज स्टैक, ठीक है, तो इसको डेटा रीजन भी कहते हैं, और ये आपका जो है फर्स्ट वाला जो है वो आपका नॉर्मल जो है प्रोग्राम स्टोर करने के लिए है, फर्स्ट वाला प्रोग्राम स्टोर के लिए है, नॉर्मल है आपका मेमोरी का ही रीजन, सेकंड इज स्पेसिफिकली फॉर द डेटा, राइट, एंड थर्ड अगर हम यहाँ फंक्शंस की बात ना करें तो ठीक है, डेटा की बात अगर हम कर रहे हैं, फाइन, एंड थर्ड रीजन जो होता है दैट मे बी योर स्टैक, एंड फोर्थ जो होता है वो हीप होता है। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह भी जितना भी हमने किया तो उसमें क्या होता है कि वो मेमोरी हीप से ही आपकी जाती है और हीप में ही आपकी वो रिलीज कर देते हैं जब फ्री एनकाउंटर होता है, ठीक है। सो नाउ कमिंग ऑन की स्टैक और हीप में आपका एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। स्टैक में जो होता है वहां पे आपके लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस ऑफ द फंक्शन कॉल्स, राइट, जो आपने लोगों ने मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हाउ रिकर्जन कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग स्टैक, ठीक है, तो वही सब इसमें कवर होता है, राइट। तो एक तो लोकल वेरिएबल स्टैक में स्टोर होते हैं, एक आपका होता है रिटर्न एड्रेस, फाइन, एक आपके आर्गुमेंट्स टू फंक्शंस, ये भी आपका हो सकता है कि स्टैक होल्ड करता हो, राइट, और जो आपका मेन जो है ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है मेन इसमें। सेकंड हीप जो होता है, हीप इज अ मेमोरी रीजन विच इज यूज्ड मेनली बाय द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन एट रन टाइम, ठीक है। तो आपके जब भी आपका होता है तो एक तो आपका सिंपल आपकी मेमोरी का नॉर्मल प्रोग्राम और द इंस्ट्रक्शन, सेकंड रीजन जो होता है ग्लोबल वेरिएबल, राइट, डेटा वेरिएबल्स आपके हो गए मेनली इसमें आपके लोकल वेरिएबल, देन रिटर्न एड्रेस जो आप पास कर रहे हैं फंक्शन में, फॉर्मल, एक्चुअल, गेट स्टोर इन दैट स्टैक, राइट, और उसके बाद आपका क्या है वो मेनली आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के टाइम, रन टाइम के टाइम आप जो मेमोरी एलोकेट करते हैं और रिले हीप के थ्रू जनरली होता है, ठीक है। तो अभी ये हम कर नहीं रहे, एग्जांपल इसको छोड़ दो, फाइन। उसके बाद हम आ रहे हैं दिस वन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि आपका एक तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है उसमें मैक्रोज होते हैं जो हम हैश डिफाइन के थ्रू यूज करते हैं, तो वो वाला हम कर रहे हैं, और हैश इंक्लूड फॉर द फाइल इंक्लूजन, राइट, फाइल आपकी यूजर डिफाइंड फाइल भी हो सकती है और इनबिल्ट आपकी हेडर फाइल्स भी हो सकती हैं, फाइन। सो डिफाइन और इंक्लूड के लिए फिर से हम ये थोड़े से एग्जांपल्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे यूज हो रहा है ये। तो हैश इंक्लूड stdio.h ये आपने किया फॉर हेडर फाइल इंक्लूजन, ये आपकी इनबिल्ट फाइल है। देन you have defined right height like 100, the number 3.1 a, right, ये सारे एग्जांपल्स आगे के कैरेक्टर भी आप कर सकते, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने क्या है एक ये विद ये क्वेश्चन मार्क जो है उसको डिस्प्ले करना है, तो विद बैक्स यू कैन डू दैट, राइट, ये आपका सिंगल कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर है दिस बैकस्लैश एंड क्वेश्चन मार्क, ये आपका सिंगल। एक मिनट, वहां पे निकाला है, निकाला है सारे, अच्छा हो गया,
अच्छा, कहाँ से? अमित के वहां से निकाल के? अच्छा अच्छा, प्रॉपर वाली ड्यूटी चल रही है उसको। हाँ जी बेटा। सो यहाँ पे हमने देखो क्या किया, वी आर जस्ट यहाँ प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल हियर, राइट। हाइट की हमने कर दी, नंबर की कर दी, डिपेंडिंग अपॉन, थैंक यू मैम, जैसे आपके ये मैक्रोस थे, राइट। तो यहाँ पे हमें देना नहीं पड़ता कि इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर असाइन करोगे, लाइक हाइट में आपने 100 किया तो ऑब्वियसली इट इज इंटीजर, नंबर में आपने 3.14 किया है तो इट इज फ्लोट। जब आप उसको डिस्प्ले भी करेंगे तो बाय यूजिंग यही स्ट्रिंग से, उससे करेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग से करेंगे, लाइक परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी। एक मिनट बेटा। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। बता दो क्या है। अच्छा ठीक है, चलो। अप्रूव हो गया क्या? अप्रूव हो गया? हाँ, क्या लिखा है? हो गया? बस बस एक मिनट बेटा। हाँ, क्या बात कर रहे हो? भाई तुम बड़े बड़े लोग हो, सेक्रेटरी सर के घर में घूमते हो, बड़े लोग हैं। छोटी है। हाँ सही बात है, वही अप्रोच होनी चाहिए, बाकी तो सब फेल है। ठीक है, गुड। चलो हाँ जी बेटा, है ना। सो यहाँ पर आप जिस हिसाब से भी मैक्रोस को डिफाइन करोगे, उनमें जैसे भी वैल्यूज दोगे, अकॉर्डिंगली जो है उनका जो है डेटा टाइप फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपने लेटर को जो है एज ए कैरेक्टर दिया है, लेटर सीक्वेंस जो है एज ए स्ट्रिंग हो गया। आपने देखो परसेंटेज एस के साथ ही आप डिस्प्ले करा रहे हो, राइट। एंड दिस बैकस्लैश कैरेक्टर, ये मैंने कहा आपका सिंगल कैरेक्टर है। इफ यू वांट टू डिस्प्ले दिस क्वेश्चन मार्क, तो दिस बैकस्लैश देन क्वेश्चन मार्क, विद दिस आपका डिस्प्ले होएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रिंटफ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आउटपुट इस हिसाब से आपका आ जाएगा। फ्लोट में आपको मैंने बता दिया कि डिफॉल्ट आपकी ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक आता है, तो अकॉर्डिंगली आएगा। चाहे आप 3.1 भी दोगे तो अकॉर्डिंगली 5 zeros उसके बाद आ जाएंगे 3.1 के बाद, ठीक है। ये क्लियर है? आगे चलें। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके थे। एक दो एग्जांपल्स हम और इसमें कर रहे हैं कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए हम यूज करते हैं। एग्जांपल इज इफ डिफाइंड, एल्स, या फिर हम इसको जो इफ डिफाइंड एल्स, इसको जब हम शुरू करते हैं तो हमें एंड इफ वगैरह यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो हम इसमें देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने हेडर फाइल हमने इंक्लूड करी, एल्स वाला क्लॉज भी आपका यहाँ पर आगे आएगा, यहाँ ये आ गया एल्स क्लॉज भी आपका ये हो रहा है। तो हमने ये हैश डिफाइन, हमने ये एक वेरिएबल ले लिया राजू, इसको हमने 100 डिक्लेयर कर दिया, राइट। देन विद इन मेन वी आर चेकिंग दिस कि वेदर दिस वेरिएबल इज डिफाइंड ऑलरेडी, राइट, बिफोर मेन और नॉट। और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये जरूरी नहीं है कि हम मेन के ऊपर ही करें, जनरली हम मेन के ऊपर करते हैं, बट इट कैन बी विद इन द मेन, इट इज पॉसिबल। आगे आप देखोगे इसमें, राइट। सो हैश इफ डिफाइंड आप यूज कर रहे हैं इसमें, राइट राजू। तो अगर ये डिफाइंड होगा ऊपर, राइट, बिफोर दिस स्टेटमेंट, तब तो आपका ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, राजू इज डिफाइंड, सो दिस लाइन विल बी सी फाइल। अच्छा देखो यहाँ पर भी प्रिंटफ के साथ भी आप ये ट्राई करके देखना कि ये बैकस्लैश अगर आप लगा दो तो यू कैन डिवाइड दिस प्रिंटफ इन 2 लाइन, राइट। एंड देन उसके बाद फिर से आपने ये स्ट्रिंग लगा दिया। ये मैंने आपको बताया था ना, इसमें प्री प्रोसेसर में जो है मैं एक मिनट बेटा, मैं अगर चलूंगी तो फिर 11:15 चलूंगी, अगर आपने जाना है तो देख लो, ले आ जाओगे। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, चलो, है ना। तो हमने ये लिखा, तो आई हैव जस्ट डिवाइड हियर दिस प्रिंटफ एंड बैकस्लैश। आप इसको चेक करना कि ये हमारे किस वाले चल रहा है, कि हमने यहाँ बैकस्लैश लगा दिया एंड वी हैव डिवाइडेड दिस लाइंस। बट इसमें फिर से हमें ये एज ए स्ट्रिंग अगर हमें डिस्प्ले करना है तो ये स्ट्रिंग हमें स्टेटमेंट ये देनी पड़ेगी, ठीक है। देन अदरवाइज ये अगर डिफाइंड नहीं होता तो ये एल्स पार्ट चलता, right, hash else printf raju is not defined because it is already defined, तो ये वाला जो है आपका प्रिंट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ if define else and end if। इसमें आगे भी है सेम, इसमें if not defined भी है और if यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें देखो अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम हैश डिफाइन करके कुछ भी डिफाइन किया, डिफाइन कर दिया पहले हमने राजू को यहाँ पे 100, and we are checking if not defined selva, we are checking, right। अगर ये defined नहीं होता तो हम क्या, is not defined above the main, तो ये आपकी statement जो है and printf हो जाएगा selva is not defined, so we are going to define here, right। और उसके बाद
आपने हैश डिफाइन सेल्वा 300। नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस सेल्वा की वैल्यू कहीं प्रिंट करनी हो या इसको चेक करना हो इफ डिफाइन, तो वो एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, सो आपका ये देखो क्या है कि यहाँ राजू हमने ये जो है वेरिएबल, ये हमने बिफोर मेन हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, और ये जो सेल्वा है ये विद इन मेन वी हैव डिफाइन, राइट, तो इट विल वर्क फाइन। सो इसमें आपके देखो इस हिसाब से हम ब्रेसेस लगा सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल में लगा मोर देन वन स्टेटमेंट हो तो। मेन के अंदर भी हम ये सब यूज कर सकते हैं, ये सारे आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टली आउटसाइड मेन ही सारे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर सेल्वा जो है डिफाइंड होता है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ डिफाइंड होता है, इस स्टेटमेंट से पहले भी यहाँ भी डिफाइंड होता, तब भी आपकी फॉल्स हो जाती और उसके बाद ये एल्स वाली चल जाती है। सेल्वा इज इन द प्रोग्राम फाइन, एंड एवरी टाइम अगर इफ नॉट डिफाइन अगर आप कर रहे हो तो एंड इफ मस्ट बी देयर, राइट। ठीक है, उसके बाद आपका एंड इफ वाला एग्जांपल है, सेम ही है ये भी। देखो यहाँ पर हम ना कंडीशन चेक भी कर सकते हैं, जैसे राइट इफ के साथ, जैसे हमने क्या किया, डिफाइंड ए को हमने यहाँ पर 100 ले लिया, एंड विद इन द मेन वी आर चेकिंग, जैसे नॉर्मल इफ हम यूज करते हैं वैसे ही इसमें भी हम यूज कर सकते हैं हैश इफ, राइट, a is equal to 100। अगर ऐसा होता then this line will be added in this C file since a जो है, अच्छा ये वाला तो बैकस्लैश इसमें चलेगा नहीं, ये वाला नेक्स्ट लाइन के लिए था, ये यहाँ पर आई गया है ना, ये जो है बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा दो आप लोग यहाँ पे, हाँ ठीक है, इट विल वर्क। तो a इज इक्वल टू 100, ये आपका इस हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ में भी चेक करना या किसी और लाइन में भी आप चेक करके देखना, अगर हम लाइन को डिवाइड कर रहे हैं टू लाइंस में विद दिस बैकस्लैश इट विल वर्क और नॉट फाइन। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू ऊपर हमने 100 ही डिफाइन कर रखी है, तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी फाइन, a 100 है तो आप हमारा ये आउटपुट आ जाएगा, दिस लाइन विल बी एडेड इन दिस फाइल सिंस a इज इक्वल टू 100, राइट। और अगर ये हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया होता, इन दैट केस आपका ये वाली एल्स वाली जो स्टेटमेंट है ये आ जाती कि दिस लाइन विल बी एडेड इन दिस सी फाइल सिंस a इज नॉट इक्वल टू 100, राइट। एंड अगर हमारा ये इफ स्टार्ट हुआ है तो हमारा एंड इफ भी होएगा, राइट। और मेन में हमने यहाँ पे इंट यूज कर रखा था रिटर्न टाइप, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर रिटर्न 0, दैट मींस नो एरर इज देयर, तो वी आर यूजिंग रिटर्न 0, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल, वार्निंग आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज one more example। देखो इसमें हमने क्या कर रखा है, अनडिफाइन का है हमारा, इसमें ना अनडिफाइन का एग्जांपल हमारा है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं अनडिफाइन। हमने क्या करा है, डिफाइंड हाइट इज 0। सपोज हाइट को मैंने 100 करा है, फिर मुझे हाइट को चेंज करना है, इसी मैक्रो को मुझे चेंज करना है टू 600, 700 और एनी अदर वैल्यू। तो पहले तो मैंने प्रिंट एफ करके इसको हाइट को, बिकॉज हाइट जो है मैंने 100 दिया है तो ऑब्वियसली इट्स एन इंटीजर, तो फर्स्ट डिफाइन वैल्यू फॉर हाइट इज, मैंने परसेंटेज डी करके इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको अनडिफाइन कर दिया, राइट। बिफोर डिफाइनिंग इट्स अगेन फॉर अ न्यू वैल्यू, फर्स्ट वी हैव टू अनडिफाइन इट। और अदरवाइज आप ये भी चेक करना, आप लोगों को चेक करना है, ये हटा के अगर मैं फिर से हैश डिफाइन हाइट 600 दे रही हूँ तो क्या होएगा कि ये दिखाएगा एरर इज देयर, हाइट जो है ऑलरेडी डिफाइंड है ना, वो आप चेक करना कि अगर ये अनडिफाइन नहीं करा एंड अगेन इफ आई वांट कि हाइट को मैं 600 कर दूं तो मेरे हिसाब से तो एरर देगा। ठीक है, पहले मुझे उसे अनडिफाइन करना पड़ेगा, हैश अनडिफाइन कर दिया हाइट को, एंड अगेन डिफाइन इट बाय यूजिंग अगेन दिस हैश डिफाइन, नई वैल्यू दे दी 600, राइट। तो हम क्या, ये प्रिंट हुआ, फर्स्ट डिफाइंड वैल्यू फॉर द हाइट इज 400 एंड नेक्स्ट आपका ये प्रिंट हुआ वैल्यू ऑफ हाइट एंड एफ, राइट। ये भी एक्चुअल में दो लाइन ऐसे आ रहा है, 1 मिनट, राइट। एक्सक्यूज मी बेटा मैम। कुछ बोल रहे हो? हाँ जी मैम यस मैम। मैम अगर ये जो हाइट है जो हमने ऊपर डिफाइन करा है उसके बाद हमने ब्लॉक में इसे अनडिफाइन कर दिया, तो अगर सपोज हम डिफाइन हाइट 600 ही लिख देते तो क्या होता? कहाँ पर, ये अगर ना लिखते हम अनडिफाइन ना करते यस मैम, यस मैम, तो और ये यूज क्या करते होता? ना, तो मेरे हिसाब से तो एरर आएगा, वो कहेगा कि हाइट इज ऑलरेडी डिफाइंड, राइट। कि आप दो बार नहीं एक चीज को कर सकते, पहले उस चीज को अनडिफाइन करना पड़ेगा फिर उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, है ना, विद द न्यू वैल्यू। ओ तो मेरे हिसाब से तो एरर आएगा, मतलब पहले ये आपने
कर दिया आपने, और अगर आपने डिफाइन हाइट 600 ma'am. कर दिया तो Yes ma'am, yes ma'am. अच्छा लेटेस्ट वाली क्योंकि डेटा है, मैम चलो ब्लॉक ठीक है। में तो फिर तो उसकी प्रेजेंस कंपाइलर्स रहनी चाहिए। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ मैम रहेगा, अगर ऑब्वियसली ये ग्लोबल ग्लोबल आपने ये डिक्लेयर, अगर आप न्यू वैल्यू दे दोगे इसे, राइट, यस एक मैम। फंक्शन आपने और बनाया, ये मेन है, मेन के अंदर आपने हैश कर दिया। यहाँ पर सपोज आपने एक और फंक्शन, सपोज void f1 एक फंक्शन बनाया होता, और उसमें अगर आप यहाँ पर हाइट यूज कर रहे होते ना बाय यूजिंग दिस printf या वगैरह, ये तब हाइट की वैल्यू ये 100 लेता, अब वाली ऊपर वाली, राइट, ये विद इन द ये मेन जो आपकी हुई है यूज वो ना लेता, ठीक है। तो मतलब ये आपका ऑप्शनल है, आप कह रहे हो है ना, करके देख रहे हो आप साथ में ना, ये हम अगर नहीं भी लिखें तब भी हम इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। हाँ ओके चलो, हाँ ये सारे एक बार करके देखना, चला के देखना, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम ये सोचो कि मैंने जो लिख दिया है वो ट्रू है, बिल्कुल ऐसे मत करना। और कंपाइलर टू कंपाइलर भी डिपेंड करेगा बेटा, कई कंपाइलर्स जो होंगे वो वीक कंपाइलर, वो इसमें एरर दिखा देंगे, ठीक है, और कई कंपाइलर्स जो है इसमें एरर नहीं लेकर इसको हाइट को फिर से रीडिफाइन कर देंगे, ठीक है। और ये भी ऐसे हो सकता है, एक और चेक करना, सपोज मैं इसके मेन के अंदर डिफाइन कर रही हूँ हाइट को ना, इसको मेन के अंदर ले आओ यहाँ पर 100, अब इसको अनडिफाइन मत करो और फिर डिफाइन करो, फिर क्या हो रहा है देखना। पहले एक बार लिखो हैश डिफाइन हाइट 100, फिर लिखो हैश डिफाइन हाइट 600, और उसके बाद ये प्रिंटफ वैसा सिंपल हाइट, फिर देखो हो रहा है क्या, चेक करो एक बार। हाइट यहाँ पर ये ग्लोबल ले रहा है और ये लोकल टू दिस मेन ले रहा है, तो एरर नहीं दिखा रहा। हो रहा है कि नहीं, कि अगर मैं हाइट को, नहीं मिल गया क्या, अच्छा इतनी जल्दी ले भी आए। हाँ जी एक मिनट, कौन आया है, ये लग रहा है कोई आया, रुको एक मिनट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम एक थ्योरी पॉइंट से एक डाउट था मैम, जैसे अगर थ्योरी में पेपर आता है व्हाई डू वी यूज हैश डिफाइन व्हेन वी कैन इजीली इनिशियलाइज वेरिएबल्स डिपेंडिंग अपॉन आवर यूजेज लाइक इन फ्लोट हाइट एनी टाइप ऑफ डाटा टाइप, देन व्हाई आर वी यूजिंग अच्छा हैश तुम कह रहे हो व्हाट्स द यूज ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्चुअल में, हाँ यस मैम, क्योंकि मैम सारी चीजें तो हम कर ही सकते हैं बिना इसके भी, ये ऐसा तो इससे कोई इससे तो ये कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, बस यही है, कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाता है एक हिसाब मैम, से बट वो भी मैक्रोस हम कर जो है सकते आपके हैं कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के। हमारा इसमें आगे। फायदा क्या हुआ, मतलब अगर जैसे हमें एक प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से यूज करना हो तो हमारा तो इसमें कोई इसमें फायदा नहीं। नहीं ऐसा सच नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि मैक्रो से बेस्ट फंक्शन ही है, अगर हम मैक्रो एज ए फंक्शन यूज कर रहे हैं और नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो मैक्रो तो हर जगह जहाँ पे वो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं वहां इंसर्ट हो रहा है, एंड इट्स टेकिंग मोर स्पेस। एंड अगर हम फंक्शन नॉर्मल यूज करते हैं तो केवल हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इट इज नॉट टेकिंग एवरी टाइम मतलब स्पेस। एक बार जब हमने उसको डिफाइन कर जो है फॉर, मतलब एक बार ही उसको वो स्पेस लेगा, whenever we call तो वो स्पेस लेगा, तो that are better than your this macros, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर का एज सच कुछ यूज नहीं है, मुझे भी यही हो सकता है कि बस हाँ आपका जब फर्स्ट जब आपका बिफोर कंपाइलेशन ही इनकी वैल्यू जो है वो आती है, बस प्रोग्राम में इंसर्ट हो जाती है, अदरवाइज कुछ नहीं है। प्रोग्राम फास्ट होने का भी मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है। एक बार मैं ये देख लूंगी टॉपिक, तुम ये कह रहे हो कि टू यूज प्री प्रोसेसर है ना, चलो एक बार मैं इसको सर की एडवांटेज क्या है, ठीक है चलो। और बताओ ये वाला चेक करा क्या, अगर हाँ मैम बस नई बन गया, वैल्यू दे ऑलमोस्ट रहा बन गया, 1 मिनट रुको। ये जैसे मतलब कि है, अगर मैं मेन के अंदर हैश डिफाइन हाइट 100 करूं और उसके बाद हैश डिफाइन हाइट 600 करूं, एरर तो नहीं आ रही, बस मैं ये पूछ रही थी, चेक नो करो एरर तो एक नहीं आ बार। रही, वार्निंग नहीं आ रही, हाँ वार्निंग आ रही है, एरर नहीं आ रही है इसमें। क्या वार्निंग आ रही है? यस मैम। रीडेफिनेशन की, ठीक है फिर तो नहीं आ रही है ना। तो अनडिफाइन करो ना करो, आप देखो एक मतलब मैक्रोस को कितनी बार भी है ना विद यूज, ठीक है। और वही अगर मैं वेरिएबल के साथ, वो नहीं हो पाता, नहीं वो वैसे तो हो सकता है, डिक्लेयर नहीं करना है, ऐसे तो हो सकता है ना कि पहले मैंने आई को 30 दे दिया फिर दिया, वो तो पॉसिबल है, लेकिन मेरे को उसको ऐसे नहीं हर बार मैं आई इज इक्वल टू 10 और उसके बाद फिर एंड
वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अगर इंट हटा दो, रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है, जस्ट हम इनिशियलाइज दोबारा कर सकते हैं वेरिएबल को, ठीक है। अच्छा ये प्रैग्मा 1 मिनट बाद में करते हैं, इससे पहले 1 मिनट, हाँ ये वाला भी आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, देखो ये डिफाइंड भी यूज कर सकते हो। The preprocessor operator defined. It can be used in special constant expression as shown by the following syntax. आप ऐसे यूज कर सकते हो defined and then identifier. It may be your function name को भी आप चेक कर सकते हो, है ना, आप उसको भी वेरिएबल नेम को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। And expression is considered true, right? अगर आप ये लेते हो ना, if flag अगर कोई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 सेट कर रखी है, राइट, तो if true की ये काइट, इसकी आप वैल्यू एज सच नहीं कर रहे कि मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड, राइट, ये वेरिएबल। जैसे एग्जांपल है इफ डिफाइंड क्रेडिट जो है ऑलरेडी डिफाइंड है, इस केस में यू आर कॉलिंग द क्रेडिट फंक्शन, राइट। एलिफ डिफाइंड डेबिट, राइट, अगर आपका हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर आपका क्रेडिट नहीं डिफाइंड तो ये एल्स इफ की तरह हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये डेबिट जो है वो डिफाइंड है। अगर डिफाइंड होगा एज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो ऊपर मैक्रोस की तरह, राइट, मैक्रो, तो आपका डेबिट कॉल हो जाएगा, या फिर एल्स इट विल वर्क। तो ये एलिफ का यूज यहाँ पर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो एल्स इफ की जगह हम यहाँ पर एलिफ लिख सकते हैं, फाइन। तो इफ के साथ यहाँ पर हमने देखा था हम नॉर्मल वेरिएबल को भी जैसे चेक कर सकते हैं या नॉर्मल मैक्रोस को भी चेक कर सकते हैं हैश इफ के साथ, ऐसे ही हम किसी और वेरिएबल को बाय यूजिंग दिस डिफाइंड आप चेक कर सकते हैं कि अगर क्रेडिट जो है इफ इट इज ए मैक्रो एंड डिफाइंड बिफोर दिस स्टेटमेंट, अगर डिफाइंड है उसकी कोई ना कोई वैल्यू है एक्सेप्ट 0, अगर 0 होगी तो ये फॉल्स होएगा, ठीक है। अगर 0 होगी, एक ये भी चेक करना, चलो अगर मैंने सपोज ऐसे कर दिया कि ये फॉल्स ले रहा है कि ट्रू ले रहा है, चेक करो। अगर चला रखा है हैश डिफाइन और मैंने यहाँ पे क्रेडिट ले लिया, राइट, और चाहे मैंने क्रेडिट को चलो 0 ही ले रखा है, तो क्या ये इसको ट्रू दिखा रहा है? एक बार इफ डिफाइंड, अगर पहले मैंने लिख लिया हैश डिफाइंड क्रेडिट, चाहे मैंने इसमें कोई भी वैल्यू दे दी है, राइट, और उसके बाद मैंने लिखा इफ डिफाइंड, और इसके बाद चाहे इसको ना अभी, क्योंकि ये क्रेडिट तो फंक्शन ये सब तो हमने एज सच बना नहीं रखे ना, राइट, इसको कमेंट कर देना। तो ये इफ डिफाइंड क्रेडिट जो है, इसमें जो वैल्यू है यहाँ पर कुछ या तो प्रिंट करा लो, क्रेडिट सपोज ये प्रिंट करा लिया आपने, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, ये इसको ट्रू ले रहा है कि क्रेडिट की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल के जो है वो इसको फॉल्स ले रहा है। चेक करो एक बार, कौन कर रहा है चेक, बताओ मुझे। मैम कर रहा हूँ, 1 मिनट। देखो एक बार हाँ करो एक बार इसको चेक। अगर मैंने क्रेडिट में वैल्यू यहाँ पे 0 डाल रखी है, डिफाइंड तो है ही, ये ऐसा जिसको ये देख रहा है कि ये डिफाइंड है या नहीं है विद एनी वैल्यू, या फिर ये इसकी ये वैल्यू 0 को चेक कर रहा है यहाँ पे। वैसे ये होना ये चाहिए कि ये डिफाइंड है या नहीं वो चेक कर रहा है, इसकी वैल्यू का कोई वो नहीं होना चाहिए सिग्निफिकेंस यहाँ पे ना। डिफाइंड में हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो क्रेडिट आपका वेरिएबल है, राइट, क्रेडिट जो आपका मैक्रो है वो डिफाइंड है कि नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये आइडेंटिफायर क्रेडिट ऑलरेडी डिफाइंड होगा विद एनी वैल्यू, राइट, अगर नहीं डिफाइंड होगा तो आपका आज ये हो जाएगा फॉल्स और फिर इसके लिए चलेगा। अदरवाइज इन दोनों में से अगर कोई भी डिफाइंड नहीं हुआ, क्रेडिट या डेबिट, इन दोनों में से कोई मैक्रो डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये थर्ड वाला एल्स वाला केस चल जाएगा और प्रिंट एरर फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, राइट। अब ये नॉर्मल फंक्शंस भी हो सकते हैं, क्रेडिट, डेबिट एंड प्रिंट एरर, राइट, और ये एंड फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बोथ केसेस आर, नहीं है कि ये वाले जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ये क्रेडिट एरर, ये आपके मैक्रो वाले फंक्शन हो, आप कॉल कर सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एलिफ का, और इसमें प्रगमा पे फिर बाद में आ रहे हैं हम। एलिफ डायरेक्टिव का एक और एग्जांपल है, जैसे ये है एलिफ का एग्जांपल। हमने सबसे पहले क्या किया, दिस ईयर सोल्ड को 12, है ना, ये हमने एक मैकल हमने कर दिया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं सोल्ड इज लेस देन इक्वल टू 10, तब आपका प्रेग्नेंट इज अ ग्रेट रिसोर्स। एंड इफ इट्स वैल्यू, एलिफ हमने यूज करा है यहाँ पे, एलिफ इफ ईयर ओल्ड जो है ये आपका वेरिएबल जो है आपका, राइट, इफ इट इज ग्रेटर देन 10, ये जो मैक्रो हमने डिफाइन किया ऊपर, तो आपका ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली ये प्रिंट होएगा बिकॉज द वैल्यू इज 12 हियर, तो ये ग्रेटर देन 10 वाला एग्जीक्यूट होएगा, टेकनेट इज ओवर 12 ईयर ओल्ड,
राइट और यहाँ पे आपका जो है बिकॉज परसेंटेज जी में आपने ये ईयर ओल्ड लिखा है तो ये 12 वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी, ठीक है फाइन। और एग्जांपल देखो इसका, इसमें अच्छा इसमें भी ये सेम ही है आपका, ऊपर वाले था नहीं एलसी था ना, अच्छा एलिफ किया था ना दी थी, ये एल्स है केवल, राइट क्या होगा सेम ही चीज है हमारे यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू, राइट इफ ईयर ओल्ड इज लेस देन 10 सबनेट इज अ ग्रेट रिसोर्स, राइट विच इज नॉट ट्रू इज इन दिस टाइम, राइट तो अभी आपका क्या हो जाएगा, ये एल्स पार्ट चल जाएगा, तो एल्स ले लो या एलिफ कर, अगर कंडीशन भी देनी है आपने एल्स पार्ट में तो एलिफ यूज कर सकते हो आप यहाँ पर, राइट तो आपका यहाँ पर एल्स ट्रू हो जाएगा और आ जाएगा टेकनेट इज ओवर 22 ईयर ओल्ड, इस हिसाब से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अगेन एंड इफ का ही एग्जांपल है ये, एंड इफ या इफ कह लो या इनका एग्जांपल है। देखो इस केस में हमारा क्या है, हमने विंडोज है एक मैक्रो उसको हमने 1 कर दिया डिफाइन, ठीक है उसके बाद हमने लिखा प्रिंटफ टेकनेट इज अ ग्रेट और यहाँ पर हमने चेक कर लिया इफ विंडो, फिर हम यहाँ पर वो भी कर सकते थे जो हमारा इफ डिफाइन विंडो, राइट हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, करा ना हमने, एक मिनट दिखाया था मैंने जो आपको, ये रहा इफ डिफाइन, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, ठीक है इफ डिफाइन और विंडोज यहाँ ऐसे भी चेक कर सकते हो और ऐसे भी चेक कर सकते हो, सिंपल विंडोज, ये इसको इफ ट्रू लेगा फाइन इट विल वर्क। तो अगर ये है विंडो को मैं आपने यहाँ पे वैल्यू, हाँ जी बेटा बोलो, तो नहीं होगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है आप क्या कर सकोगे, यहाँ पर विंडोज की वैल्यू 1 है तो ये इफ 1 ले रहा है दैट इज इफ ट्रू ले रहा है, यहाँ पे अगर विंडो की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 होती तो ये नहीं लेता, ठीक है यहाँ पे हम डिफाइंड अगर चेक करेंगे तो दोनों ले लेगा ये, अगर मैं इसको ऐसे चेक करूँ ना चाहे 0 मैंने कर रखा है और मैंने इफ डिफाइंड कर रखा करूंगी मैं यूज, राइट और मैं यहाँ विंडोज लिखूंगी तो ऑब्वियसली उस टाइम तो ये चेक कर रहेगा विंडोज डिफाइंड है कि नहीं है चाहे उसकी वैल्यू कोई भी हो, बट यहाँ पर मैं अगर इफ विंडो ले रही हूँ तो आई एम चेकिंग इट्स वैल्यू, राइट और अगर इसमें वैल्यू 0 होती तो ये फॉल्स हो जाता, राइट तो ये विंडोज ये प्रिंट नहीं होता, उसके बाद वाला ये एंड इफ के बाद वाली स्टेटमेंट है वो आती, राइट इस केस में बिकॉज हमने विंडो को यहाँ पर 1 ले रखा है तो ये चलेगा ऑब्वियसली इफ ट्रू, यस इट इज ट्रू, तो बिकॉज विंडोज की वैल्यू यहाँ 1, एनी पॉजिटिव वैल्यू इज ट्रू, राइट यहाँ पर अगर 5 भी होती 7 भी होती कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती, राइट वो आपकी यहाँ पे ट्रू होती, राइट एंड देन printf विंडो इज अ ग्रेट विंडोज और उसके बाद ये एंड इफ हो गया, इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी इस printf में तो रिसोर्स भी प्रिंट होएगा, तो आउटपुट आ जाएगा टेकनेट इज ए ग्रेट विंडोज रिसोर्स, ठीक है तो इट विल वर्क। तो समझ आ गया डिफाइन में और नॉर्मल हमारे एक नॉर्मल इसमें वेरिएबल को यूज करना या मैक्रो को डायरेक्टली यूज करने में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा अब हम चल रहे हैं प्रेग्मा पे, प्रेग्मा को मैं अभी ये शेयर कर रही हूँ जो हमने लास्ट छोड़ा था, यहाँ तक हमने लास्ट कर लिया था, ठीक है तो मैंने कहा था एलिफ के हम और एग्जांपल देखेंगे तो एलिफ के और एल्स के हमने बहुत सारे अब एग्जांपल देख लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस प्रगमा डायरेक्टिव, राइट प्रगमा डायरेक्टिव आपका क्या होता है कि इसमें दो आपकी चीज होती है, प्रगमा यूज होता है एक तो आगे चलते हैं यहाँ पे आ जाते हैं पहले हम, ठीक है प्रगमा स्टार्टअप एक आपका जो है वो आपका मेन से पहले जो है फंक्शन, अगर जो भी यहाँ पर फंक्शन दोगे राइट तो मेन से पहले वो फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा, इट इज पॉसिबल कि वी कैन एनी फंक्शन बिफोर मेन और आउटसाइड मेन एंड नॉट फ्रॉम द मेन इवन, राइट तो हैश अगर आप यूज करोगे तो इन दैट केस ये मेन से पहले जो भी यहाँ पर फंक्शन नेम होगा, राइट एग्जाम्पल अभी हम दिस फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर मेन इज इन दिस एग्जिट अगर आप लिखोगे इट मीन्स प्रोग्राम से पहले आफ्टर मेन, राइट जब मेन पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा जो भी आपने यहाँ फंक्शन नेम दिया वो, सो फंक्शन नेम इसमें भी फिक्स है, फंक्शन होना चाहिए कि नो आर्गुमेंट यू आर पासिंग एंड यू आर नॉट एनीथिंग, राइट तो
ऐसा होना चाहिए आपका नाम, ठीक है। अब जो ये जो आपके फंक्शन नेम है, ये इस प्रगमा, जहां पर भी आपने प्रगमा दिया हुआ है, राइट, इससे पहले आपके डिफाइन होने चाहिए, राइट, और डिक्लेयर भी होने, डिक्लेयर हो जाएगा तो डिफाइन नहीं भी हो तो इट विल वर्क, ठीक है। डिक्लेयर इससे पहले होना चाहिए। चलो अब हम बैक टू द चल रहे हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल है इसमें। देखो जब हम लिखेंगे ये, हमने क्या किया, वॉइड फंक्शन जो है हमने वो प्रगमा से, जहां पर भी हमने ये प्रगमा यूज करे हैं उससे पहले हमने डिक्लेयर कर दिया। डेफिनेशन कंपलसरी नहीं है, डेफिनेशन इट मे बी देयर आफ्टर मेन हो, राइट, दिस वन इज डिक्लेरेशन, ये कंपलसरी है। हमने लिखा प्रगमा स्टार्टअप फंक्शन, राइट, विद दिस आपका क्या होएगा, ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका मेन से पहले एग्जीक्यूट होएगा और आ जाएगा आई एम इन फंक, राइट। देन उसके बाद आपका क्या है, मेन एग्जीक्यूट होएगा, फाइन, और प्रगमा एग्जिट एंड देन अगेन यू हैव कॉल्ड वन फंक्शन। तो मेन ये कह लो हम इस प्रोग्राम, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, राइट, विद डॉट सी वी हैव सेव दिस प्रोग्राम, इसके खत्म होने से पहले ये फिर से आपका एग्जीक्यूट होएगा, राइट। तो दिस वन इज द फंक्शन ऑफ प्रगमा स्टार्टअप एंड प्रगमा एग्जिट, राइट। इसी मैम का समझ एक और नहीं आया, एक एग्जांपल बार जो फिर है, बता दो। आ रही हूँ, रुको एक मिनट, एग्जांपल पे मैं आ रही हूँ, वेट करो एक मिनट। प्रगमा के एग्जांपल पे हम आ रहे हैं। यहीं पे था, एक मिनट देखते हैं कहाँ है, प्रगमा का एक और एग्जांपल भी था। अरे ऐसे कैसे हो गया, हालांकि मैम हाँ एक मैंने एग्जांपल प्रगमा ऊपर का, चला गया मैम प्रगमा का। चला गया क्या, एक मिनट, एलिफ हो गया, ये क्रेडिट डेबिट, हाँ ये रहा, देखो ये एग्जाम्पल ऑफ अगेन प्रगमा है। तो हमने क्या किया, या तो मैंने आपको बताया है कि मेन से पहले इन फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को अगर आप डिफाइन कर देते हो एंड बिफोर यू एग्जीक्यूट दिस प्रगमा, राइट, तब आपका क्या होगा, देयर इज नो नीड फॉर डिक्लेरेशन। अदरवाइज जहां पे आप ये प्रगमा कॉल कर रहे हो, राइट, फंक्शन का कॉल कर रहे हो, उससे पहले ये फंक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर होने चाहिए, ठीक है। सो आपने लिखा प्रगमा, वैसे तो देखो हर बार हमारा जो है मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, बट इन दिस केस अगर आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज कर रहे हो, उसमें आप प्रगमा यूज कर रहे हो स्टार्टअप, जो भी फंक्शन आपको कॉल करना है, राइट, से पहले भी फंक्शन कॉल कर सकते हो, जस्ट गिविंग द नेम ऑफ द, तो आपने लिखा फंक्शन 1 जैसे, क्योंकि आपका फंक्शन ऐसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया है प्रगमा में ना तो कोई वैल्यू रिटर्न हो रही हो एंड यू आर नॉट नीड आर्गुमेंट्स, आप आर्गुमेंट भी पास नहीं कर सकते जो आप फंक्शन हो, और इसमें कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर सकते। तो नेम एंड वॉइड, राइट, यू आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू एंड यू आर वैल्यू, ये फिक्स है इसमें प्रगमा में, ठीक है। सो स्टार्टअप लिखोगे अगर आप, तो इसका मतलब मेन से पहले जिस नाम लिखोगे वो मेन से पहले एग्जीक्यूट होएगा। तो आपने फंक्शन 1 लिखा, तो आपका फंक्शन 1 ये पहले एग्जीक्यूट होएगा और लिखा हुआ आ जाएगा फंक्शन 1 इज कॉल्ड बिफोर मेन फंक्शन कॉल। उसके बाद आप मेन फंक्शन में आप घुसोगे, राइट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका नाउ वी आर इन मेन फंक्शन, राइट, और मेन से निकलने से पहले कह लो या प्रोग्राम एग्जिट होने से पहले, राइट, आपका प्रगमा एग्जिट फंक्शन 2 कहीं भी लिखा हो ये कॉल होएगा, राइट, और फंक्शन 2 कॉल हुआ तो आपका आ जाएगा फंक्शन 2 इज कॉल्ड एंड ऑफ द मेन फंक्शन, राइट। तो कि एग्जीक्यूशन हमारी हर बार किसी भी प्रोग्राम में होती है और मेन पे ही एंड होती है, तो इसमें मेन से पहले भी हम हैं और मेन खत्म होने के बाद भी बाहर निकल रहे हो रिटर्न 0, तो ये आपका जो है प्रगमा कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल कि आप इस स्टेप से, ये एडवांटेज है बाय यूजिंग दिस प्री प्रोसेस, आप कोई भी फंक्शन मेन से पहले और मेन पहले एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रगमा के एग्जांपल हैं, फाइन। अब नेक्स्ट एक एरर डायरेक्टिव रह गया और एक वार्निंग रह गया, है ना। इसमें आप और भी बड़ा फंक्शन भी बना के देखना, इसमें एग्जांपल तो छोटे छोटे से है ना, कोई और फंक्शन अगर आपको बनाना हो मेन से पहले कॉल करना हो आप कर सकते हो। एरर डायरेक्टिव इसमें है, इसमें अच्छा वार्निंग का है, एरर भी है इसमें, वैसे एरर का एग्जांपल उधर भी है। एरर और वार्निंग में पता है क्या डिफरेंस है, वार्निंग में ना कंपाइलेशन जो
है वो चलती रहेगी वार्निंग मैसेज के साथ, बट एरर में कंपाइलेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी जैसे ही एरर वाला आ जाएगा। आपका एरर डायरेक्टिव में आपकी जो कंपाइलेशन है वो रुक जाएगी, यू विल बी आउट ऑफ दैट प्रोग्राम। एंड कंपाइलेशन वार्निंग वाले में आपकी वार्निंग आएगी सिंपल, बट आपकी कंपाइलेशन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो पहले इसमें है क्या एरर वाला मैंने डाला था, इसमें नहीं है, रुको चलो कोई बात नहीं, पहले वार्निंग कर लेते हैं हम, राइट। सो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वार्निंग डायरेक्टिव जो है इट इज सिमिलर टू एरर डायरेक्टिव, राइट, बट डज नॉट रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ प्री प्रोसेसिंग। Information following warning directive is output as a message prior to pre-processing continuing, right? So इसमें क्या होगा, आपका वार्निंग का जो मैसेज होगा, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हो एक्सक्लूसिवली, वैसे तो नॉर्मल तो आपकी आएंगी वार्निंग, तो अगर आपको कुछ लिखने हैं तो आप दे सकते हो, बट उससे आपकी कंपाइलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका प्रोग्राम नॉर्मल कंपाइल होएगा, राइट। सो हियर इज एन एग्जांपल, देखो क्या है, ये वार्निंग डायरेक्टिव का है। यहाँ पर आपने लिखा है हमें पता है कि जो इंट है, अगर मैं 32 बिट इंट की बात करूं, कुछ भी अगर हमें निकालना हो साइज, अगर हम निकालते हैं 16 बिट का अगर हम निकालते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 16 माइनस 1 ये हम निकालते हैं, कितना हो रहा है ये देखना है एक बार, कितना होता है 2 रेज़ टू पावर 16 माइनस 1। हाँ जी, कैलकुलेटर यूज करके कर रहा है कोई? वैसे तो वैल्यू आपको पता है ये क्या होता है, 32767 32767 है ना, तो आप ऐसे साइज निकालते हैं, राइट। ऐसे ही अगर आपको 32 बिट आपका होगा तो आपका साइज जो होगा वो इंटीजर का होगा 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। 3267 आपका चलता है 023267 चलता है, और अगर आपका अनसाइंड है तो 02 आपका 6 समथिंग चलता है ना। तो हम ये कर रहे हैं कि एक एज हमने वेरिएबल ले लिया इंटीजर, ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग टू पुट सम बिग वैल्यू इन दैट, बट वी आर कंसीडरिंग हियर कि हमारा जो है 32 बिट इंटीजर है यहाँ पर, फाइन। सो तो अब इस वैलिड वैल्यू आ जाएगी आपकी, आपका आ रहा है दिस, राइट, प्री प्रोसेसर, ये आपने लिखा, रनिंग डायरेक्टिव लिखा आपने, द वेरिएबल एज में एक्सीड 10 बिट इंटीजर, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है, राइट, देन 365 डेज, देन आप इसको ना इसमें निकाल रहे हैं सेकंड्स में, इसमें कन्वर्ट आवर्स पर डे, फाइन, देन 60 मिनट्स पर सेकंड, इस टाइप से करके आपने ये एज निकाल ली, राइट। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, परसेंटेज डी सेकंड्स ओल्ड, राइट। तो आप यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी एज जो है यहाँ पर आपका वार्निंग लिखी हुई आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन राइट। तो आउटपुट जो है आपका कंटिन्यूस एंड वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ये नॉर्मल वार्निंग है, लिखी हुई भी नहीं आ रही भाई वार्निंग, हाँ नहीं आएगी भाई, वार्निंग आएगी लिखी हुई, द वेरिएबल एज में एक्सीड द साइज ऑफ 32 बिट इंटीजर, बट इस टाइप से आपका आउटपुट भी आ जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वार्निंग डायरेक्टिव अगर एक्सक्लूसिवली यूजर को कोई वार्निंग देनी हो तो वो वार्निंग डायरेक्टिव यूज कर सकता है, बट अगर आपका एरर, एक मिनट पीपीटी पे मैं आती हूँ, उस केस में आपका क्या, ये चेक करना है ना कि मैंने भी नहीं अभी रन करके, आपका जो है रुक ही जाएगा प्रोग्राम। एरर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है इट इंडिकेट्स द कंपाइलर गिव, एक बहुत सारे और भी होते हैं, पता कर रही हूँ नहीं तो, बिकॉज एज सच हमारे जो है, अब सिलेबस खोलती हूँ कि उसमें हमारे कितने मेंशन है, राइट। और जनरली ना ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि इफ, एलिफ और एंड इफ या एल्स जो है डायरेक्टिव, इनको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल ही आएगा कि एक्सप्लेन दी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, राइट, या प्री प्रोसेसर्स का यूज बता दो। तो आपको ये 4 पता होना चाहिए कि मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, कंडीशनल कंपाइलेशन, या फिर ये हमने एक और कौन सा करा है, फाइल इंक्लूजन, एंड फोर्थ वन इज दिस अदर्स, है ना, जिसमें हमने एरर, प्रगमा डायरेक्टिव, वार्निंग, ये हमने सब करा है। और भी होते हैं, वॉर्न भी होता है, देन फाइल्स को भी चेक करने के लिए आपका होता है, इसमें एग्जांपल वही है, राइट। तो कंपाइलर गिव द फेटल एरर इफ हैश एरर डायरेक्टिव इज फाउंड एंड स्किप्स फर्दर कंपाइलेशन प्रोसेस, इस केस में, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, hash include stdio.h and here you are checking, ये भी चल जाता है कई जगह, अगर आपने जो है चेक कर रहे हो इस केस में, राइट।
ये जो है अंडरस्कोर वाले साइन, ये इट विल वर्क, राइट। तो इफ नॉट डिफाइंड, अगर आपने maths.h आपने डिफाइन नहीं कर रखी, तो इस केस में आपका एरर आ जाएगा फर्स्ट इंक्लूड एंड देन कंपाइल, ठीक है। तो ये यहीं पर ही एरर आ जाएगा, और अगर आपने इससे पहले डिफाइन कर रखी होगी तो ये नहीं चलेगा और एरर मैसेज भी नहीं चलेगा, ठीक है। एल्स में आपने ये पूरा मेन डाल दिया, देखो मेन को भी आपने एल्स पार्ट में डाल के ये कर दिया, राइट, कि अगर आपका होगा तो ये एरर वाला मैसेज आएगा, और ऑब्वियसली हमें यूजर बताना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा कि प्रोग्राम जो है रुक जाएगा, है ना। एल्स आपका ये आपने पूरा डाल दिया, ठीक है, और आपका ये रन करेगा अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। अगर आपने maths.h ऊपर ही इंक्लूड कर रखा है तो ये इफ नॉट डिफाइंड maths से ये maths.h ही चेक कर रहा है कि अगर ये ऑलरेडी डिफाइंड है तब आपका एल्स पार्ट चल जाएगा, और आपका ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होएगा, sqrt इट्स ए पार्ट ऑफ maths.h, और प्रिंट अप हो जाएगी a की वैल्यू, राइट, 7 का स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा, राइट। और अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगी तो आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर, फर्स्ट इंक्लूड देन कंपाइल, ठीक है। तो ये सारे आपको एक बार रन करके देखने और मुझे बताना अगर कुछ अलग सा आंसर्स आते हैं तो, राइट। तो यहाँ तक काफी है। एक मिनट, फिर मैं एक मिनट, सिलेबस यहाँ नहीं होगा मुझे नहीं लगता, है भाई सिलेबस, नहीं कुछ हो रहा है, ये हाँ जी बोलो बोलो, आई एम लिसनिंग। सा बोल रहे हो, इफ वो तो हो सकता है पॉसिबल, और इफ डिफरेंटली भी लिख सकते हैं। एक मिनट आ रही हूँ, रुको एक मिनट, मैं बताती हूँ। आज हम 102 तो हम सेकंड सेमेस्टर पे पहुंच गए, रुको, फिजिक्स आईटी, तो इन्होंने देखो ये लिख रखे हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस स्ट्रिंगाइज ऑपरेटर एंड दिस जो कनेक्ट करने के लिए आपके ऑपरेटर होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था A3 एक वेरिएबल का नाम है, राइट। तो ज्वाइन करने के जो ऑपरेटर होता है ये वाला, राइट, डबल हैश साइन, तो वो भी आपका हमने कर लिया है। तो इंक्लूड देखो इन्होंने तो यही लिख रखे हैं, कंडीशनल कंपाइलेशन में इफ डेफ, इफ एंड डेफ, राइट, वो सारे आपके यूज होते हैं, और एल्स भी होता है और एलिफ भी आपका होता है, तो वो सारे हम कर चुके हैं। तो इसमें तो एज सच प्रैग्मा मेंशन तो मैंने ये 2-3 करा दिए हैं, अदरवाइज भी बहुत सारे, मतलब देयर इज नो लिमिट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट ने सारे हैं इसमें, ठीक है। तो यहीं तक हैं इसको, और एक मैं थोड़ा बिजी थी और मैंने पॉइंटर्स के प्रोग्राम शेयर कर रही थी, ख्याल से मैंने भेजे नहीं ना उसके बाद कि फाइंड द आउटपुट, वो एक बार आज मैं भेजूंगी, आप एक बार चेक करना फाइंड समझ आ रहे हैं कि नहीं, उसमें अगर कुछ डाउट होगा ना फिर आप पूछना। कल हम स्ट्रक्चर शुरू कर दें, और कुछ पीछे का रहता है क्या? चलो मैं देखती हूँ। स्ट्रक्चर्स अगर हम स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर्स के साथ इनम होएगा, स्ट्रक्चर्स विद फंक्शंस, ऐसा लग रहा है 10 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे भाई? मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यूनिट ले लो, क्या बोल रहे हो? रिवीजन करा देना। और तुम क्या करोगे? मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ही पढ़ी और मैं ही रिवीजन करूंगी अपनी। नहीं मैम, हम लोग प्रॉब्लम्स लेके आएंगे टॉपिक वाइज, और मैं ही रिवीजन कर रही हूँ। तुम लोग बताओ, तुम कौन कौन सा कुछ मतलब प्रेजेंटेशन दोगे